दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी मैथ के रियल क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो आपके 28 अगस्त को आए थे सभी शिफ्ट में। ठीक है, और 28 या 29 दोनों शिफ्ट के। ठीक है, और अगर आपका एग्ज़ाम 1 सितंबर 2 या 3 सितंबर को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखें। आपके इसमें से मैथ को 30 में से 30 क्वेश्चन कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम 117 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त से आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, बस इसका डेटा बदल दिया जाता है और यहाँ पर विषम पूछा है तो कहीं पर सम पूछ लेगा, कहीं पर विषम, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 117 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला होता है n। मतलब अगर विषम का पूछता है तो उसका 117 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें पूछ लेता है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है तो आपका फॉर्मूला होता है n+1। मतलब कि 117 में हम एक जोड़ देंगे तो आपका 118 हो जाएगा जो कि सम का है। ठीक है, बाकी विषम का आपको वही का वही लिख देना होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों मतलब जो अभी आपको पता है कि 22 अगस्त के बाद सीधा आपको 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, तो जिसमें कुछ आपके न्यू क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। आप एंड तक देखें तो आपको सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 117 है और उनका एलसीएम 324 है, दोनों संख्याएं क्या होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जैसे कि दो संख्याओं का योग 117 है तो आप 27 और 90 को जोड़ेंगे तो इनका योग तो 117 आ जाएगा। ठीक है, क्या इनका एलसीएम 324 आ सकता है? तो इनका एलसीएम 324 नहीं आ सकता, क्योंकि 90 का जो इसके साथ जीरो है, अगर इसका इसमें गुणा होगा या इसका इसमें तो इसके साथ जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं है तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है 45 और 72, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो आपका 117 तो आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा हाँ, लेकिन इनका एलसीएम 324 हो सकता है क्या? तो इनका एलसीएम 324 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। 5 का गुणा होता तो या तो 0 होता इसका यूनिट डिजिट या फिर 5 होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 54 और 63, इनका योग 117 तो है क्या, लेकिन इनका एलसीएम 324 हो सकता है क्या? तो इसका एलसीएम 324 नहीं हो सकता, क्योंकि आज इसके यूनिट डिजिट से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो 3 में जब हम 8 का गुणा करते हैं तभी 4 आता है यूनिट डिजिट, 8 3 24। तो इसमें अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो 324 नहीं आएगा, मतलब इसका ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपका चौथा है जो यही बचेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर आपका 117 तो आ जाएगा। ठीक, और इनका एलसीएम भी आपका 324 होता है, 324, क्योंकि 81 से 4 बार कट जाएगा आपका। 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक, और 36 से भी आपका लगभग इतने बार कट जाएगा। तो इसका सही आंसर 36 और 81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और इन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूसरे वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 968 है तो मूलधन क्या होगा। दोस्तों इसमें पूछा है दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और आपका ये क्वेश्चन नया देखने के लिए मिला है आपको 28 अगस्त की शिफ्ट में। तो इसके लिए पूछा है दूसरे वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज 968 है। तो जैसे मूलधन हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो 100 का अगर हम सबसे पहले 10% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये पहले वर्ष का हो गया। ठीक है, और फिर से 100 का इसका 10% निकालेंगे तो फिर से 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 साल का, ये 2 साल का पूछा है हमसे, 2 साल का, तो 2 साल का पूछा है तो इसका भी हमें 10% निकालना पड़ेगा जो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, 10 और 1 11, मतलब 11 आपका ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दूसरे वर्ष का। तो इसी 11 की वैल्यू जो हमें दी गई है 968 दी गई है। ठीक है, और हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए, तो बस 11 का हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो 11 से कितने बार कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 8 बार और फिर से 8 बचे, मतलब 11 8 88 बार कट जाएगा। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है क्या, मूलधन। तो बस मूलधन आपका 100 है तो 88 में 100 से गुणा कर दीजिए, आपका 8800 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे मतलब आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं और जो नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसआई से, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में एसआई से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा इसके हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे कि 4.5 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 रुपये पर 4% वृत्ति वर्ष की दर से साधारण ब्याज याद कीजिए। तो इसका जो एसआई का फॉर्मूला होता है आपको वही लगा लेना है, PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। जैसे पी की आपकी 6,000 हो जाएगी, आर की आपकी कितनी हो जाएगी 4, और समय की हो जाएगी 4.5। ठीक है, इसके अपॉन में 100, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया और यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 1 जीरो और आ जाएगा, तो A0 से A0 कट जाएगा। 45 को गुणा 4 में और उसका गुणा 6 में कर दीजिए, तो सीधा आप कर दीजिए 6 चौका 24, 24 को गुणा 45 में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 24 पंचे 120, 12 24 चौका आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 12 108 आ जाएगा। ठीक है, 1080 इसका मूल्यांकन होगा, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी का 5/7 भाग 30 घंटे में भरता है और BOC टंकी का 4/7 भाग 12 घंटे में भरता है और C टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। अब सभी मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे? तो यहाँ पर तो इस मतलब टाइम एंड वर्क के जो आपके क्वेश्चन होते हैं LCM लेकर किए जाते हैं। जैसे एक काम करता है एक टंकी का 5/7 भाग जो आपका 30 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो पूरी टंकी कितने समय में? तो 5 से इसे काट दीजिए, 6 आ जाएगा, और 6 का हम 7 में गुणा कर देंगे तो 42, मतलब इसे 42 घंटे लगेंगे। और B की जो कार्य क्षमता है वो है कितनी, 4/7। ठीक है, 4/7 कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो ऐसे हम काट देंगे, 4 से काट देंगे 12 को 3 बार, तो 7 का 3 में गुणा कर देंगे, आपका 7 3 21 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं और C कर रहा है टंकी को खाली करने का काम 18 घंटे में। ठीक है, इन सब का हम LCM ले लेंगे, तो LCM कितना आ जाएगा? इनका आ जाएगा 42, और इसमें है 3 कॉमन, मतलब 42 का हम 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 42 का हम 3 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 का 12। ठीक है, 3 का 12 मतलब 126 आ जाएगा। 126 आ जाएगा, 42 से कट जाएगा ये आपका 3 बार। ठीक है, 42 से कट जाएगा 3 बार, और 21 से कट जाएगा आपका 6 बार, और 18 से कट जाएगा 7 बार। ठीक है, 18 7 126। ठीक है, अब क्या पूछा गया? तीनों मिलकर, तो ये यहाँ पर माइनस में है, तो टोटल वर्क है आपका 126, मतलब टंकी 126 लीटर की है, और इसमें 6 और 3 9 जुड़ जाएंगे और ये इसको खाली करने का काम कर रहा है, तो 9 - 2 हो जाएगा, तो 126 बटे में आपके 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, आपका 2 आ जाएगा। 2 से 26 को काट देंगे, 3 मतलब 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर तीनों मिलकर एक साथ खोले जाएंगे नल तो आपकी टंकी 63 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों एडवांस से है, क्योंकि एडवांस से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही इजी, क्योंकि सीधे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आप सीधे, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जैसे कि पूछ रहा है क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन 512.000 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या देखकर डरना नहीं है कि इसका मतलब क्या करना है। जैसे सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें भुजा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? V बराबर होता है आपका AQ। ठीक है, अब हमें AQ इसकी A की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पर जो आपका 512 है 000, यहाँ से Q हटेगा तो यहाँ पर Q रूट लग जाएगा। ठीक है, अब जो आपका 512 000 है कितने का Q है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो 512 है ये तो आपको पता होगा कि 8 का Q है। ठीक है, और 3 जीरो हैं तो 1 जीरो की Q 3 जीरो हो जाएंगे, मतलब A बराबर आ जाएगा आपका 80। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है वो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। ठीक है, 6a² हो जाएगा, और बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर रख दीजिए आप 6 आपका N2 में
कितना आ जाएगा 80 और फिर इंटू में 80 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसका हम गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका हम गुणा कर देंगे, 8 9 64 आ जाएगा इसका, 64 और डबल जीरो। ठीक है, अब 6400 का हम 6 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 चौका 24, हाथ में 2, 6 6 36 और 2 38। ठीक है, 38,400 उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, जो इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो एडवांस में भी इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या दी गई है आपकी 37 कितनी है, 374 0। ठीक है, और इसमें पुरुषों की संख्या भी दी गई है जिसमें कि 170 0 है, और पुरुष साक्षरता दर आपकी 72% है। गांव की कुल साक्षरता 78% है। तो महिला साक्षरता दर क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या ये मतलब ये क्वेश्चन आपका परसेंट का है, इसमें हम एलिगेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुल जनसंख्या है आपकी 3,74,000। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 3,74,000। ठीक है, कुल जनसंख्या है जिसमें से पुरुष आपके कितने हैं, 1,70,000। ठीक है, इसमें से जी हम पुरुष को अगर घटा देंगे तो आपको महिलाओं की संख्या आ जाएगी, जैसे कि 0,0,0,4,0,2 2,04,000। ठीक है, अब हम इनका अनुपात ले लेंगे, पुरुष और महिला का अनुपात ले लेंगे तो ये मतलब कितने बार, जैसे कि ये यहाँ पर है महिला। ठीक है, और 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट गए। अब ये कितना मतलब कि 34 से काट दीजिए, 34 से काट दीजिए तो पुरुष आ जाएंगे आपके 5, 34 पंचे आपके 170 हो जाएगा क्या, और 34 हाँ 170 हो जाएगा, और 34 छक्के आपका हो जाएगा 204। ठीक है, 34 से कट गया, 5 और 6 का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हम इसे एलिगेशन से लगा देते हैं, ये आपके मेल हैं और ये आपके फीमेल हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है पुरुष साक्षरता दर 72 है, पुरुष साक्षरता दर आपकी 72% है, और महिलाओं की हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और टोटल गांव की कुल साक्षरता दर है आपकी 78%। ठीक है, तो इसमें देखिए अब कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है आपका 5:6 का है, तो यहाँ का रेशियो भी 5:6 का आना चाहिए। तो अगर हम 72 में 6 जोड़ दें तो आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 6 कितने मतलब 78 में से 72 घटा दीजिए 6, क्योंकि इसमें से 1 घटाया जाता है, 6 आ गया। तो 6 आ गया तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि अगर 78 में से मतलब इसमें से हम घटाएं तो यहाँ पर आ जाए, जैसे कि 78 किस में से घटाना चाहिए, 83 में से अगर हम 78 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया तो यहाँ हमने कितना 83 रखा, तो x का मान हो गया 83%। जो आपकी महिला है 83% होगी महिला की साक्षरता दर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आ रहा है, इम्पोर्टेंट है, और इसे हम एलिगेशन से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मतलब इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में आ रहा है, इसमें कहीं तीसरा अनुपाती कहीं दूसरा अनुपाती पूछ लेता है, बस इसका डेटा बदल लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका 9 और 51 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर B²/A। ठीक है, बस B का मतलब A और C का मतलब A का मतलब A 9, तो हम B का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 51 × 51 में आपका आ जाएगा, A का मतलब है 9। अब इसे हम काट देंगे तो आपका तीसरा अनुपात ही आ जाएगा। तो इसे अगर हम काटेंगे तो 9 से तो ये कट नहीं रहा, 3 से काट लीजिए, 3 3 का 9, 30 से 17 3 51, और इस 3 से ये 17 3 51, तो आपका बचा 17 × 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, आपका तीसरा अनुपात ही 289 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर PDF आपको मिल जाएगी और भी लेटेस्ट इम्पोर्टेंट आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B और C का औसत दिया गया है 45। A, B, C का औसत आपका 45, AB का औसत 46 है, और BC का औसत 42 है। BC का औसत
42 है। तो बी का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें ये मतलब 3 लोगों का औसत दिया गया है, 1 2 3, ठीक है। 3 लोगों का औसत 45 है, तो हम 45 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 1 तीचों का 12, 1 13, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 लोगों का दिया गया है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ए और बी का आ जाएगा 46 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 92, ठीक है। और यहाँ भी 2 लोग दिए गए हैं, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 दूनी 84, ठीक है। अब हमें पूछा गया है बी का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ए और बी दिया गया है, ठीक है। ए और बी दिया गया है, ए और बी का औसत है आपका 92। तो हम 135 में से अगर हम 92 को माइनस कर देंगे तो आपका सी का औसत आ जाएगा। लेकिन हमें बी का पूछा है, तो हम बी का यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि इसमें से घटाएंगे आपका 3 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे आपका 4, तो मतलब 43 आ गया। ए आपका किसका है, सी का, ठीक है। और हमें पूछा गया है बी का, तो बी और सी। अब यहाँ पर देखिए बी और सी का है 84 और सी का है 43। तो हम 84 में से 43 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा बी का। तो यहाँ पर 1 और 4 41 आ गया, जो आपका है बी का औसत, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप आराम से इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपया 2 व्यक्तियों के बीच बांटा गया है। पहले व्यक्ति को 13% प्रति वर्ष और दूसरे व्यक्ति को 12% प्रति वर्ष दर से ब्याज मिलता है। तो दोनों का समय समान है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों का समय समान है। पहले व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। तो इसमें हमें पहले व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि याद करनी है। तो 2 व्यक्ति को हम जैसे कि मान लेते हैं, एक ये दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 22 अगस्त से जो आपका सीधा 28 अगस्त को एग्जाम है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको नया देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, उन्हें हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक। एक और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ए व्यक्ति को 13, मतलब ए को दिया गया है 13 और 13%, और बी को दिया गया है 12%, ठीक है। मतलब हम इसे बी को 12%, ठीक है। अब यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी का रेशियो निकाल लेंगे तो आपका ए बी का हो जाएगा यहाँ पर 13 और ए का हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है 2 व्यक्तियों के बीच बांटा गया, और पहले व्यक्ति की मतलब ए की हमें वैल्यू पता करनी है। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है, 25। और ऐसी 25 का मान दिया गया है 20,000, ठीक है। और हमें याद करना है पहले व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि, ठीक है। तो ए मतलब उनकी राशियों का अनुपात है, तो ठीक है। अब हमें राशि पहले व्यक्ति की करनी है क्या। तो पहला व्यक्ति है आपका 13, तो हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका पहले व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि आ जाएगी। तो 25 से अगर हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, ठीक है। और 2 0 मतलब 800 गुना है, ठीक है। अब 13 का हम 800 में गुणा कर देंगे, तो 13 शून्य शून्य, 13 शून्य शून्य, और 13 अट्ठे 78, 13 अट्ठे 104 आ जाएगा, ठीक है। 13 अट्ठे 104, 13 नंबर 170, मतलब 4 इसका सही 10,400 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है 18 तारीख को एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, मतलब कुछ पैटर्न इसमें बढ़ सा गया है, तो आप इन्हें देख कर जाना अगर आपका क्वेश्चन अगली शिफ्ट में है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतलब दोस्तों नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधी संख्या दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है ये संख्या किससे विभाज्य, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी संख्या 74, 75, 79, 723 निम्न में से किससे विभाज्य, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ये संख्या किससे विभाज्य, तो ऑप्शन है ए, मतलब 8 से 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। 8 नाम 72 0, मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसके 3 अंक लास्ट के 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब अगली संख्या है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इन्हें हम जोड़कर देख लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 7 18, और 5 23 और 7 आपका 30, और 9 39, और 7 46, और 2 आपका आ जाएगा 48, और 3 51।
जो 51 आ रहा है तो 51 आपका 9 से विभाज्य नहीं, मतलब ये पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 11। 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों कि 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि जो आपकी अंकों की जैसे अंक लिखी हुए हैं तो एक को छोड़कर एक को जोड़ लीजिए और उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। जैसे संख्या दी गई है तो इन्हें हम बताते हैं। जैसे कि एक एक छोड़कर जोड़ लीजिए सबसे पहले, जैसे 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 7 14 7 21 7 चौको 28 और 3 31, ठीक है। तो कितना आ गया 31। अब यहाँ से जोड़ लीजिए 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 2 20, ठीक है। 18 और 2 20, ठीक है। ऐसे ही जोड़ा बनाकर दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, फिर हम इन्हें माइनस कर देते हैं तो माइनस में आपका 11 आ गया, ठीक है। या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल, तो यहाँ पर 11 आ गया है इसमें, तो ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिजिबिलिटी रूल में भी इसी प्रकार के आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में सीधा पूछ लिया जाता है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि इसमें आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा आपका 18, ठीक है। और 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी SP आपका 24 है और SP आपका कितना है 24। लाभ हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका अगर हम अनुपात निकालते हैं तो आमने सामने के हो जाते हैं, ए इसका हो जाता है और ए इसका, ठीक है। तो इस पे यहाँ से हम CP और SP का अगर रेशियो निकालें तो आपका CP हो जाएगा 24 और SP हो जाएगा 18, ठीक है। अब इन्हें हम इनका हम अनुपात बना लेते हैं, कट जाए जो काट लीजिए, जैसे 6 से कट जाएगा 3 बार और 6 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक की हानि हुई है सरासर, ठीक है। तो एक की हानि हुई 4 के ऊपर, यानी कि एक की हानि हुई आपकी 4 के ऊपर, ठीक है। सॉरी, एक की हानि हुई है 4 आपका क्रय मूल्य है, जो आपका लाभ और हानि निकलता है वो आपका क्रय मूल्य पर निकलता है और इनटू में आप 100 कर दीजिए तो 1/4 की वैल्यू आपको पता है 25% होती है, तो 25% की इसमें हानि होगी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका एग्ज़ाम है 1 सितंबर 2 या 3 4 सितंबर को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इन सब की आपको PDF मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।